नमस्कार, आप देख रहे हैं चैत्र रथ की स्पेशल सीरीज पीएम इन वेटिंग। पीएम इन वेटिंग में उन नेताओं के हम किस्से जानेंगे जो भारत के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। पहले एपिसोड में आज हम सुभाष चंद्र बोस की कहानी जानेंगे। 23 जनवरी 1997 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ। सुभाष के पिता जानकी नाथ बोस नामी वकील थे। उनका शुरुआती जीवन उड़ीसा के कटक में बीता। उनके 9 भाई बहन थे। सुभाष शुरुआती दिनों से ही मेधावी छात्र थे, इसलिए कटक से कलकत्ता आकर मशहूर प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस के पोते और इतिहासकार प्रोफेसर सुगत बोस अपनी किताब हिज मैजेस्टीज अपोनेंट सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियाज स्ट्रगल अगेंस्ट एम्पायर में उनके कॉलेज के दिनों का एक किस्सा लिखते हैं। 10 जनवरी 1916 की बात है। सुभाष लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे थे। इसी दौरान हल्ला हुआ। कुछ क्लासमेट्स उनके पास आए और बताया कि इतिहास के प्रोफेसर एडवर्ड फार्ले ओटेन ने कुछ स्टूडेंट से हाथापाई की है। सुभाष उस समय अपनी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे। सुगत बोस लिखते हैं, प्रोफेसर ओटेन का पिछला रिकॉर्ड भारतीयों की निंदा और आलोचना करने वाला था। सुभाष ये मामला प्रिंसिपल हेनरी के सामने लेकर गए। सुभाष चाहते थे कि प्रोफेसर ओटेन स्टूडेंट्स से माफी मांगे। प्रोफेसर ओटेन भी अड़े हुए थे। सुभाष ने छात्रों को साथ लेकर हड़ताल शुरू कर दी। नाराज प्रिंसिपल ने हड़ताली स्टूडेंट पर 5 रुपए का जुर्माना लगा दिया। बड़ी मुश्किल से मामला ठंडा पड़ा। सुगत बोस लिखते हैं, करीब महीने भर बाद 15 फरवरी को प्रोफेसर ओटेन ने कुछ स्टूडेंट्स से फिर बदतमीजी की। अपमान का बदला लेने के लिए कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज की सीढ़ियों से उतर रहे प्रोफेसर ओटेन को पीटकर भाग गए। मामले की जांच हुई तो सुभाष को मुख्य अभियुक्त माना गया। चश्मदीद चपरासी ने सुभाष की पहचान भी कर ली। इसके बाद प्रिंसिपल ने उन्हें कॉलेज से बर्खास्त कर दिया। बाद में परिजनों ने जब नेताजी से पूछा कि क्या आपने प्रोफेसर को पीटा था, तो कुछ कहने के बजाय वो सिर्फ मुस्कुरा दिए। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता के ही स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने बीए की परीक्षा में विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। सुभाष चंद्र बोस बाद में लंदन चले गए। यहां ICS की परीक्षा में उन्हें मेरिट लिस्ट में चौथा स्थान मिला। बोस जब इंग्लैंड से पढ़ाई कर भारत लौटे तो 25 साल के हो चुके थे। आज़ादी की लड़ाई चरम सीमा पर थी। बोस आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। वो उस समय चित्तरंजन दास के साथ काम कर रहे थे। मशहूर इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी अपनी किताब नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइफ्स में लिखते हैं, 1927 आते आते नेहरू और बोस दोनों के पैर राजनीति में जम चुके थे और दोनों ब्रिटिश भारतीय जेलों में अपनी सजा काट चुके थे। दोनों ने गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बोस गांधी के असर में पूरी तरह से नहीं आए थे। श्री जानकी रमन कॉलेज जबलपुर में इतिहास के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आनंद राणा बताते हैं कि गांधी जी के चलाए असहयोग और सविनय आंदोलन से कोई बड़ी सफलता नहीं मिल रही थी। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को नए विचार से आगे बढ़ाकर अंग्रेजों से आज़ादी लेना चाहते थे। गांधी जी भाप गए थे कि सुभाष चंद्र बोस क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, सशस्त्र क्रांति की ओर। गांधी 1934 में कांग्रेस की सदस्यता छोड़ चुके थे, लेकिन उनकी मर्जी से ही सारे फैसले कांग्रेस के अंदर लिए जाते थे। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, ये भी गांधी जी ही तय करते थे। 1936 में लखनऊ में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। उन्हें अध्यक्ष बनाने का विचार गांधी जी का था।
नेहरू के अध्यक्ष बनने पर विरोध के हल्के स्वर भी उठने लगे थे। दिसंबर 1936 में नेहरू को दोबारा पार्टी अध्यक्ष चुनने का प्रस्ताव आया तो सरदार पटेल ने खुलकर विरोध किया। पटेल ने नेहरू के अध्यक्ष बनने पर पार्टी तक छोड़ने की बात कह दी। इसके बाद 1937 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सुभाष चंद्र बोस का नाम सुझाया। 23 जनवरी 1938 को अपने 41वें जन्मदिन पर नेताजी विदेश से लौटे थे। लौटते ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले नेताजी ने अपना अध्यक्षीय भाषण तैयार किया। कांग्रेस का 51वां राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात के सूरत जिले के हरिपुरा में हुआ था। 19 से 22 फरवरी 1938 तक हुए इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। एक समय ऐसा भी आया जब गांधी जी ने कहा, यह सुभाष की जीत नहीं, मेरी हार है। इस मनमुटाव की शुरुआत बंगाल से हुई। दिसंबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। पहले गांधी जी सहमत थे, बाद में बदल गए। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का फिर चुनाव होना था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारिका प्रसाद मिश्र अपनी किताब लिविंग एन एरा में जेबी कृपलानी के हवाले से लिखते हैं कि सुभाष बाबू दूसरी बार अध्यक्ष होना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने साफ कह दिया था कि वे सहायक नहीं होंगे। गुजरात के वारडोली में हुई बैठक में नए अध्यक्ष के नाम पर विचार किया गया। सुभाष उसमें शामिल नहीं हुए। गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उनके निवेदन के बावजूद नेहरू और पटेल और अबुल कलाम ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। आखिरकार आंध्र प्रदेश के पट्टाभी सीतारमैया गांधी के कहने पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। अब चुनावी मैदान में सुभाष बाबू और सीतारमैया थे। 29 जनवरी 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव तो हुआ। सुभाष चंद्र बोस को 1580 और पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट मिले। सुभाष जी 203 वोटों से जीत गए। द्वारिका प्रसाद मिश्र अपनी पुस्तक लिविंग इन एरा में लिखते हैं, सुभाष बाबू ने मुझे फोन करके समर्थन मांगा था। मैंने कहा कि माफ कीजिए, मैं गांधी जी के खिलाफ नहीं जा पाऊंगा। बाद में पता चला कि मध्य भारत के ज्यादातर सीट सुभाष बाबू को मिले थे, यानी सुभाष ने पॉपुलैरिटी में महात्मा गांधी को भी पीछे छोड़ दिया था। चुनाव के बाद गांधी ने एक बयान जारी किया, कहा कि मैंने सीतारमैया को अपना नाम वापस नहीं लेने दिया था, इस कारण यह उनकी कम मेरी हार ज्यादा है। सम्मेलन 52वां था, इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वागत के लिए 52 हाथियों को तैयार करके जुलूस के रूप में जबलपुर से त्रिपुरी ले जाने की योजना थी। 5 मार्च को नेताजी जबलपुर पहुंचे। दुर्भाग्य से नेताजी बीमार थे। उन्हें 105 डिग्री बुखार था। वे हाथी पर सवार नहीं हो सके, अलबत्ता स्ट्रेचर पर लेटकर जबलपुर पहुंचे थे। बाद में उन हाथियों पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगकर 15 मिनट 15 किलोमीटर दूर निकाला गया। अगले दिन नेहरू भी इस सम्मेलन में पहुंचे थे। द्वारिका प्रसाद मिश्र लिखते हैं, 10 मार्च 1939 को त्रिपुरी अधिवेशन को अध्यक्ष के तौर पर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित करना शुरू किया। इसे सुनने के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। जिसे जहां जगह मिली वो वहीं कहीं पर सेट हो गया। नर्मदा नदी के घाटों पर भी जगह नहीं मिल पा रही थी सुभाष बाबू को सुनने के लिए। सुभाष बाबू डॉक्टरों से घिरे हुए थे और कुर्सी पर बैठकर बैठक में शामिल हुए। त्रिपुरा में गांधीवादियों के सामने समस्या ये थी कि दुनिया को कैसे समझाएं कि भले ही सुभाष बाबू जीत गए हों, लेकिन आज भी महात्मा गांधी ही कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं। नेताजी ने मंच से अंग्रेजों को 6 महीने का अल्टीमेटम दिया कि वो भारत छोड़ दें। सुभाष ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं, यही समय है कि अंग्रेजों से आर पार की बात की जाए। डॉक्टर राणा बताते हैं
कि सुभाष बाबू के इतना कहते ही विवाद की स्थिति बन गई। नेहरू और कांग्रेस के दूसरे प्रतिनिधियों ने नेताजी से कहा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आपने ये बोलने से पहले गांधी जी से बात की? अगर नहीं तो इस पर गांधी जी से बात करना चाहिए। इस पर नेताजी ने कहा, मैं चुनाव जीता हूं, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, मुझे बोलने और निर्णय लेने का अधिकार है, मुझे बोलने दीजिए। सुभाष से बदतमीजी होती देख वहां की मौजूद भीड़ में युवाओं ने शोर शराबा शुरू कर दिया। डॉक्टर राणा के मुताबिक कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि कुछ युवाओं ने नेहरू से धक्का मुक्की भी की थी। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। मामला शांत हुआ और नेताजी ने फिर भाषण देना शुरू किया। भाषण पढ़ने के बाद बुखार से तप रहे नेताजी वहीं जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। नेताजी का भाषण अधूरा रहा। अधूरे भाषण को नेताजी के भाई शरद चंद्र बोस ने पढ़ा। नेहरू और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोगों ने नेताजी से कहा कि आपको वही काम करना पड़ेगा जो गांधी जी चाहते हैं। इस पर नेताजी ने कहा, जब अध्यक्ष मैं हूं तो मैं उनकी क्यों सुनूं? त्रिपुरी सम्मेलन में पैदा हुई कड़वाहट को दूर करने के लिए कलकत्ता में अप्रैल के आखिरी सप्ताह में कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस कार्यकारिणी ने नेताजी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद शालीनता से नेताजी ने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपना रास्ता बदल लिया। इसके पीछे कहीं न कहीं जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का हाथ था। नेताजी ने 5 दिन बाद 3 मई 1939 को अपने राजनीतिक दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 7 सितंबर 1940 शाम 4 बजे का वक्त हिटलर के 965 जर्मन विमानों ने लंदन पर बम बरसाने शुरू कर दिए। इधर कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में सुभाष चंद्र बोस कैद थे। उन्हें 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 29 नवंबर को बोस ने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बंगाल के गवर्नर जॉन हर्बर्ट को लगा कि अब सुभाष को उनके घर भेज देना चाहिए। जब ठीक हो जाए तो फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ताकि उन पर यह आरोप न लगे कि अंग्रेज सरकार की हिरासत में सुभाष बाबू की मौत हो गई। 5 दिसंबर को हर्बर्ट ने बोस को उनके घर भेज दिया। पता कलकत्ता का एल्गिन रोड, मकान नंबर 38/2, जहां 14 जासूस दिन रात निगरानी कर रहे थे। उसी दिन दोपहर में सुभाष ने अपने भतीजे शिशिर को बुलाया। उन्होंने शिशिर से पूछा, मेरे लिए एक काम करोगे? शिशिर सुभाष का इरादा भाप गए कि वे जेल से भागना चाहते हैं। इसके बाद नई रणनीति बनी। शिशिर बाजार गए और कुछ विजिटिंग कार्ड छपवाए। उन कार्ड पर लिखा, मोहम्मद जियाउद्दीन BA LLB, ट्रेवलिंग इंस्पेक्टर, द एम्पायर ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्थायी पता सिविल लाइंस जबलपुर। शिशिर ने अपनी किताब द ग्रेट एस्केप में इस बात का जिक्र किया है। करीब 1.5 महीने बाद तारीख 17 जनवरी 1941 वक्त रात के करीब 1:30 सुभाष ने मुस्लिम का रूप धरा और अपने भतीजे के साथ एक जर्मन बंडरर कार में सवार हो गए। अगले दिन सुबह दोनों वहां से करीब 275 किमी दूर धनबाद पहुंचे। दिन भर वहां छुपे रहे और रात होने का इंतजार किया। जैसे ही शाम ढली, सुभाष गोमो के लिए निकल पड़े। घंटे भर में गोमो पहुंच गए। इसके बाद यहां से उन्होंने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी और वहां से वे पेशावर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक गूंगे बहरे पठान का रूप धर लिया, क्योंकि वे वहां की स्थानीय भाषा पश्तो नहीं जानते थे। इसके बाद पेशावर से 31 जनवरी 1941 की सुबह वे काबुल पहुंचे। यहां जर्मनी
और इटली के दूतावास के जरिए समरकंद होते हुए नेताजी पहले मॉस्को और फिर जर्मनी पहुंचे। 29 मई 1942 को नेताजी ने जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से आज़ादी की लड़ाई में सहयोग मांगा। सूरत बोस लिखते हैं कि हिटलर ने नेताजी को सुझाव दिया कि उन्हें जापान जाना चाहिए। इसके लिए हिटलर ने जर्मन पनडुब्बी U-180 का भी इंतजाम करवाया। हिटलर ने खुद नेताजी के जापान जाने का रूट मैप भी तैयार किया। हिटलर के प्लान के अनुसार यात्रा 6 सप्ताह में पूरी होनी थी, लेकिन नेताजी 3 महीने बाद जापान पहुंचे। उन्हें पहले जर्मन पनडुब्बी से पूर्वी अफ्रीका के करीब मेडागास्कर के समुद्र तक लाया गया। वहां बीच समुद्र में खतरनाक तरीके से उन्हें जापानी पनडुब्बी में ट्रांसफर किया गया। एक बार पनडुब्बी में नेताजी और उनके पर्सनल हेल्प आबिद को खाने में बीफ और उबली ब्रेड परोसी गई। बीफ देखते ही नेताजी को उबकाई आ गई। उसके बाद दोनों प्लेट हटाई गई और नेताजी और आबिद तेजी से स्टोर रूम पहुंचा और वहां देखा कि एक जगह चावल रखा है, तो आबिद ने खिचड़ी बनाई और नेताजी को परोसी। पनडुब्बी में ज्यादातर समय नेताजी ने खिचड़ी और ड्राई फ्रूट खाकर काम चलाया। नेताजी जापान पहुंचे और वहां से हवाई जहाज से सिंगापुर पहुंचे। वहां आजाद हिंद फौज INA बनाने वाले रास बिहारी बोस नेताजी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। कहा चलो दिल्ली। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। नेताजी आजाद हिंद फौज के कमांडर बन गए। सुगत बोस लिखते हैं कि अगले दिन 5 जुलाई को 10:30 पर वर्दी में परेड हुई। उस समय INA के 12,000 सैनिक मौजूद थे। नेताजी भी सैन्य वर्दी में थे। नेताजी ने कहा आजाद हिंद फौज ने युद्ध की घोषणा कर दी है। गुलाम लोगों के लिए दिल्ली चलो। सैनिकों, मैं सुख दुख धूप छांव हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें भूखा प्यासा अभाव और मौत के अलावा कुछ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप मेरा अनुसरण करेंगे तो मैं आपको आज़ादी और जीत की ओर ले जाऊंगा। नेताजी रिसर्च ब्यूरो की द ऑरेकल मैगजीन के जनवरी 2022 के अंक में नेताजी के बारे में लिखा है कि कैसे उन्होंने सेना में जातिवाद और धर्म की दीवार को ढहा दिया था। नेताजी चाहते थे कि आज़ाद हिंद फौज में हिंदू, मुस्लिम और सिख सैनिक अलग अलग मेस में नहीं एक साथ खाना खाएं। बोस ने सैनिकों से कहा कि यदि एकता के नाम आपने धर्म का सहारा लिया तो हम आपस में बांट दिए जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो हम ये लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। इसके बाद नेताजी ने दुनिया के विभिन्न देशों से आज़ाद हिंद फौज के लिए कर्ज लिया ताकि आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा सके। उन्होंने कर्ज लेते वक्त जापान सहित कई देशों से वादा किया था कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो वो सारा कर्ज चुका देंगे। लोगों में आज़ादी का दीप जलाने के लिए नेताजी ने फॉरवर्ड नाम की मैगजीन शुरू की। आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया गया। बोस ने अंडमान को आज़ाद घोषित कर तिरंगा फहराया। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। 23 मार्च 1942 को दक्षिणी अंडमान में जापानी सेना उतरी। 3 से 4 घंटों में इस क्षेत्र पर पूरा कब्जा कर लिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान से साझेदारी की। 29 दिसंबर 1943 को जापान ने यह द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दिया। 29 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर की हवाई पट्टी पर जापानी सेना का एक विमान उतरा। विमान से आज़ाद हिंद सरकार के राष्ट्र प्रमुख और प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस, सेक्रेटरी विद मिनिस्टर रैंक आनंद मोहन सहाय, ADC कैप्टन रावत और बोस के डॉक्टर कर्नल DS राजू उतरते हैं। अगले दिन 30 दिसंबर को बोस ने पोर्ट ब्लेयर के जिम खाना ग्राउंड में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
यह पहली बार था जब अंग्रेजों से छीनी हुई भारत की भूमि पर किसी भारतीय ने प्रधानमंत्री के रूप में झंडा फहराया। बात 18 अगस्त 1945 की है। जापान दूसरा विश्व युद्ध हार चुका था। अंग्रेजी हुकूमत नेताजी के पीछे पड़ी थी। इसे देखते हुए उन्होंने रूस से मदद मांगने का मन बनाया। 18 अगस्त 1945 को उन्होंने मंचूरिया की तरफ उड़ान भरी। 5 दिन बाद 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने जानकारी दी कि एक KI-21 बॉम्बर प्लेन ताइहोकू एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। इसमें सवार सुभाष चंद्र बोस बुरी तरह जल गए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। सुभाष चंद्र बोस के निधन पर दुनिया भर की 10 से ज्यादा कमेटियों ने जांच की। आजाद भारत की सरकार ने 3 बार इस घटना की जांच के आदेश दिए। पहले दोनों बार प्लेन क्रैश के हादसे का कारण बताया गया, लेकिन तीसरी बार जांच में पता चला कि 1945 में कोई प्लेन क्रैश की घटना हुई ही नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया। चंद्र कुमार बोस ने बताया कि जब देश आज़ाद हुआ और पीएम पद की खींचातानी मची थी, तब मेरे पिता अमरनाथ बोस गांधी जी से मिलने पूना गए। आमतौर पर गांधी जी के साथ हमेशा कोई न कोई रहता था। उस दिन गांधी जी अकेले ही बैठे थे। मेरे पिता ने पूछा कि बापू आप अकेले क्यों बैठे? गांधी जी ने कहा कि हमें सभी देश का बंटवारा चाहते हैं। ये बोलकर बापू चुप हो गए। जब मेरे पिता वापस आने लगे तो गांधी जी ने कहा, आज मैं तुम्हारे अंकल सुभाष चंद्र बोस को मिस कर रहा हूं। अगर वो आज इस देश में होते तो हालात ऐसे नहीं होते। पीएम इन वेटिंग सीरीज के दूसरे एपिसोड में अगले रविवार को जानेंगे एक ऐसे नेता की कहानी जिसे चुनना चाहती थी कांग्रेस की 80% कमेटियां, लेकिन गांधी जी ने अड़ंगा लगा दिया और उसका हर्जाना देश आज तक भुगत रहा है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर अभी तक आप बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई के साथ रविवार को पीएम इन वेटिंग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।